तो नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया। तो देखो, आपका ये जो चैप्टर 5 अभी जो चल रहा है, वहाँ पे हमने लास्ट टाइम थ्योरी जो है उसको तो हमने कर लिया था। मतलब थ्योरी में एक छोटा सा पॉइंट था, दैट इज अबाउट द हिस्टेरेसिस। वैसे लास्ट टाइम मैंने बहुत ही मज़ेदार फिगर ड्रॉ किया था, इफ़ यू नोटिस दैट। काफ़ी अजीब सा फिगर ड्रॉ किया था, बट इट इज़ जस्ट लुक लाइक ए लीफ जैसा, ऐसा आप समझ सकते हैं। यहाँ पे बेसिक आइडिया ये था, देयर इज अ रिलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इफ यू रिमेंबर, हमने 6-7 अलग अलग डेफिनेशंस देखी थी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। उसको अगर सीक्वेंस में मैं आपको याद दिला दूं, तो पहले आता है बी जीरो, सोलेनोइड का खुद का। उसके आता है बी एम, यानी मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद आता है कैपिटल एच, दैट्स बी जीरो बाय म्यू जीरो, यानी मैग्नेटिक फील्ड टू म्यू जीरो का रेशियो, दैट इज एच, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। उसके बाद आता है कैपिटल एम, दैट इज अ मैग्नेटाइजेशन। ओके, तो वो होता है बी एम बाई म्यू जीरो, यानी मटेरियल का। तो पहले सोलेनोइड का, उसके बाद मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद सोलेनोइड की इंटेंसिटी, दैट्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो उसको अगर आप सीक्वेंस में कनेक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये जो सिचुएशन ऐसा समझाने का ट्राई कर रहा था कि अगर मान लो आप कोई एक जगह पे सोलेनोइड के अंदर एक मटेरियल रखते हो, उसको आप चेक करते हो, मान लो फेरोमैग्नेट रखा है, तो उसका बिहेवियर कैसा देखने को मिल सकता है। सो इट्स जस्ट थियोरेटिकल पॉइंट। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर 5 था, जिसमें काफी सारा थ्योरी था, जिसमें पढ़ने का था या तो रीडिंग था। ओके, जिसमें लाइन टू लाइन में से कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको मिल सकते थे। ओके, कुछ कुछ इक्वेशंस ऐसे थे जहाँ पे कोई छोटा मोटा भी डेरिवेशन था, जैसे कि ये जो क्वेश्चन था ऑर्बिटल मोमेंट, वहां पे छोटा मोटा डेरिवेशन था। बाकी हर एक में ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें सिर्फ एक्सप्लेनेशन 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 ही था। ओके, इसके बाद एक और मजेदार चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, दैट्स EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो मजेदार है। इतना इसके जितना इतना बोरिंग नहीं है, तो आई थिंक उसमें आपको ज्यादा मजा आ सकता है। वैसे ये चैप्टर है, उसमें मजे ले सकते हो अगर लेना चाहो तो, ताकि ये आपको एक कंफर्ट दे सकता है कि यहाँ पे दिमाग जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको डेटा जो है वो फीड करना है, और वो भी थोड़ा लॉजिक के साथ, जैसे हमने लास्ट टाइम बताया था। डाया, पैरा और फेरो की जो प्रॉपर्टीज है, उसमें 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। 4 पॉइंट याद रखिए। ओके, यूनिफॉर्म में कैसा बिहेवियर, नॉन यूनिफॉर्म में कैसा बिहेवियर। उसके बाद बाकी और 2 पॉइंट हमने डिस्कस किए थे, इफ यू रिमेंबर इट। फिर से यहाँ से याद दिला दूं, जो लोग भूल गए हो उसके लिए। ओके, देखो यहाँ पे वैसे फिगर भी मैंने बताई थी कि यहाँ पे ये 2 3 4 जो भी फिगर बनती है ना, उससे आपका काम हो सकता है। तो बेसिक पॉइंट ऐसा याद रखिए, यूनिफॉर्म में कैसा बिहेवियर, नॉन यूनिफॉर्म में कैसा बिहेवियर, काइएम दैट इज कॉल्ड एज उसका ससेप्टिबिलिटी कैसा, एंड म्यू आर उसका रिलेटिव परमियाबिलिटी कैसा। 4 पॉइंट याद रखो, आपका सब कुछ काम है वो आसानी से हो सकता है। बट समझने के बाद लर्न जो है वो आप ही को करना है। अगर आप वो लर्न नहीं करते हो तो जैसा है वैसे का वैसा रह जाएगा। सो आई इंसिस्ट कि अगर जिस किसी ने लर्न नहीं किया है तो प्लीज वो लर्न कर ले, तो उसको ज्यादा फायदा है वो हो सकता है। चलो, उसके बाद मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया था जो आपको खुद को ट्राई करना था। वैसे उसमें कुछ ट्राई करने जैसा नहीं था, इट इज अगेन अ डेटा। ओके, इंफॉर्मेशन है कि सॉफ्ट फेरो किसको कहते हैं, हार्ड फेरो किसको कहते हैं, उसका हिस्टेरेसिस कर्व कैसा बन सकता है। सो इट इज अबाउट जस्ट डेटा। ओके, तो आपको याद रखना है, तो अगर आपने लिखा होगा तो आपको पता चल जाएगा। पर उसमें नोटिस करने वाले पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बता दूं। नोटिस करने वाले पॉइंट जो है वो कुछ इस तरह से है: low retentivity, low cursivity, and low hysteresis loss. Okay, but they have a high relative magnetic permeability and they are used as cores of solenoid and transformer. तो सॉफ्ट फेरोमैग्नेट है, उसका रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी लो रहता है, ऐसा कोई एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। प्लस उसका हिस्टेरेसिस है वो नैरो हो सकता है। अगर ये नैरो है, वो सॉफ्ट है, तो हार्ड है, उसमें ब्रॉड रहेगा। तो जो पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखे, वैसे ही पॉइंट आप हार्ड फेरो के लिए याद रख सकते हैं। ओके, वो भी मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूँ आप लोगों को। तो देख सकते हैं यहाँ पे, दैट्स रिमूवल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा। दे हैव a high retentivity, high coercivity and a large hysteresis loss.
एंड यूज्ड फॉर मेकिंग ए परमानेंट मैग्नेट्स। ओके, और उसका जो हिस्टोरिसिस है वो थोड़ा सा ब्रॉडर पार्ट में रहेगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन 26 जो था उसमें भी उसकी जो प्रॉपर्टीज है तो आपको कंपैरिजन करना है, तो प्लीज ये डेटा है उसको याद रखना है। ओके, उसमें मुझे कोई ज़्यादा सही या तो कोई इंटरेस्टिंग या लॉजिकल कोई फिजिक्स उसमें मुझे नहीं समझाना है। क्वेश्चन 27 है, वो देखकर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यार ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है तो आप सही हो, ऐसा ही एक पॉइंट हमने शायद चैप्टर 1 में कोई एक पॉइंट पे किया हो। ओके, रेगुलर में शायद ना डिस्कस किया हो, पर JEE नीट जो लोग कर रहे हैं ओके उसको शायद ऐसा लगेगा कि हाँ यार ऐसा एक पॉइंट हमने डिस्कस किया है। तो जिन लोगों ने रेगुलर में नहीं पढ़ा है उसको मैं एक बात बता दूं कि एग्जैक्ट यही का यही फंडा आप इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला mb sin थीटा है, तो अगर आप ऐसा मैसेज दो कि टॉर्क का फॉर्मूला pe sin थीटा भी तो होता है, देयर इज अ माइनस pe sin थीटा। अब पूरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सिंपल सा है। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकालने का एक फॉर्मूला जो है वो यहाँ से हम डिराइव जो है वो कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा बहुत सिंपल सा, बहुत बेसिक सा पॉइंट है। ओके, इफ इट्स लाइक दैट तो पहले मैं अपने हिसाब से बता दूं कि एग्जैक्टली करना क्या है, उसके बाद यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, show that the oscillations of a freely suspended magnet in a uniform magnetic field are simple harmonic। मतलब अगर कोई मैग्नेट को आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, सस्पेंडेड किया हुआ है, तो वो वहां पे आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो दे सकता है। इट्स समथिंग लाइक दैट अप डाउन मोशन, ओके, बैक एंड फोर्थ मोशन अबाउट द मीन पोजीशन, इट इज कॉल्ड एज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो वही चीज जो है वो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मान लो मैंने कोई एक डायपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला आपको याद होगा, तो क्या आप कह सकते हो टॉर्क इक्वल्स टू m क्रॉस b। ओके, जो लोग ये पहली बार पढ़ रहे हैं, जिन लोगों ने इलेक्ट्रिक वाला केस नहीं पढ़ा हुआ है ताकि वो JEE में डिस्कस किया था, तो वो यहाँ पे सीधा सीधा वो माइंड में इनपुट्स दे सकता है कि टॉर्क m क्रॉस b हो सकता है, तो फर्स्ट चैप्टर के साथ यही पहला स्टेप क्या हो सकता है, तो कि टॉर्क इक्वल्स टू p क्रॉस e। तो सिर्फ सिंबल दिमाग में रखिएगा, बाकी सब कुछ वो अपने आप होता जाएगा। सिर्फ टॉर्क इक्वल्स टू m क्रॉस b अगर हो सकता है, देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, दैट इज mb sin थीटा। यस, दैट्स फाइन। अब यहाँ पे ऐसा समझा जाता है कि अगर मान लो मैंने कोई डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, फर्स्ट चैप्टर में ऐसा कहते थे कि अगर मैंने कोई इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है तो डायपोल लाइक टू अलाइन पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज अलाइन हो जाएगा पैरेलल तो थीटा जीरो हो जाएगा, थीटा जीरो टॉर्क जीरो, और हर किसी को टॉर्क जीरो मतलब कोई एफर्ट देना नहीं है, चाहे हम आप और मैं हूं या तो डायपोल हो, किसी को एफर्ट देना अच्छा नहीं लगता है। ओके, ताकि एफर्ट देने में एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ती है। तो ये डायपोल भी मोर और लेस हमारे जैसा ही होता है। ओके, डायपोल आल्सो डोंट लाइक टू कोई पंगा नहीं लेना है, उसको मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल ही रहना है, उसको मजा आता है। तो पर फिर भी काम तो करना ही पड़ता है। ओके, सो हियर द एक्सप्लेन द वेरी सिंपलेस्ट पार्ट कि अगर मान लो कि मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा लिया, दैट वी कॉल्ड नॉर्थ टू साउथ का डायरेक्शन होता है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक मैग्नेट लिया हुआ है या तो डायपोल लिया है या तो मैग्नेटिक निडल लिया हुआ है, पर इतना तय है कि जब भी मैं मैग्नेट यहाँ पे समझता हूँ तो यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल रहेगा, तो नॉर्थ इट्स अट्रैक्ट टुवर्ड्स साउथ एंड साउथ इज अट्रैक्ट टुवर्ड्स नॉर्थ, और यहाँ पे इसके बीच में एक एंगल बनेगा थीटा। वो जो थीटा बनेगा तो उसी के हिसाब से यहाँ पे आप ऐसा कह सकते थे, वैसे ये एक पॉइंट मैं डिस्कस कर चुका हूँ इफ यू रिमेम्बर इट, जब टॉर्क डिस्कस कर रहे थे तब, पर ये ऐसे नहीं रखा है। यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है कि यार मैंने इसको यहाँ पे सस्पेंडेड किया है, अबे सस्पेंडेड करो या ना करो वन द सेम थिंग। सस्पेंडेड किया है तो क्या होगा, तो कि ये थोड़ा सा यूं मूव करेगा, मतलब उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, तो दैट वी कॉल्ड रिस्टोरिंग टॉर्क भी तो लगेगा। तो आप यहाँ पे वो पॉइंट ऐड कर सकते हो, ड्यू टू रिस्टोरिंग टॉर्क
टॉर्क जो है वो माइनस एम बी साइन थीटा देगा। माइनस साइन जस्ट बिकॉज ऑफ रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोर करना चाहते हैं तो जितना टॉर्क लगाएंगे उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया सा लाइन है, साइन थीटा इक्वल टू थीटा इफ थीटा इज वेरी स्मॉल। ओके, जो बायोलॉजी वाले हैं वो यही लाइन याद रखेंगे, ताकि मैथ्स वाले भी यही लाइन याद रख लेते हैं, ताकि मैथ्स वाले भी आई डोंट थिंक सो साइन सीरीज में डिटेल में जाते होंगे। ओके, वैसे भी वो डिटेल में जाने की यहाँ पे मोमेंटली कोई जरूरत नहीं है। सो बेस्ट आइडिया इज दैट थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, यू कैन सी साइन थीटा इक्वल टू थीटा। ओके, बात को एक्सेप्ट करो और थोड़ा सा आगे बढ़ो। तो टॉर्क बन जाता है माइनस एम बी थीटा इक्वेशन 1। अब यहाँ पे होता है फिजिकल मोमेंट, यानी टॉर्क इक्वल्स टू होता है आई अल्फा, जिसमें आई को आप कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आई बन जाता है d2 थीटा बाय dt स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो इक्वेशन 1 देखा, इक्वेशन 2 देखा, मन में लड्डू फूटा, इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 बना, ताकि 1 और 2 दोनों ही टॉर्क देते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, इतना करने से आपका काफी सारा काम आसान हो जाएगा। d2 थीटा बाई dt स्क्वायर एंड माइनस एम बी थीटा, तो d2 थीटा बाई dt स्क्वायर माइनस एम बी बाय आई इंटू थीटा। अब इतना करने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा पास्ट आपका यानी 11th स्टैंडर्ड जो है, वैसे मुझे पता है 11th में हमने कुछ ज़्यादा खास नहीं पढ़ा है, या तो मैं ऐसा कहूँगा आपने शायद ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ा है, तो ये याद नहीं आ सकता है। अगर आपने पढ़ा है तो याद आ सकता है। इफ यू कंपेयर विद द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाई dt स्क्वायर याद हो तो माइनस ओमेगा स्क्वायर y ऐसा कुछ कहते थे। तो यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं, कंपेयरिंग विथ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो हुआ करता था d2y बाई dt स्क्वायर। ओके, अब अगर वो याद है भाई तो आपको ज़्यादा फायदा है वो हो सकता है। ओके, और वो इक्वेशन हुआ करता था ऐसा कुछ, d2y बाई dt स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर y। जैसे कंपेयर किया, क्वेश्चन हो गया खत्म। कुछ इस तरह से ओमेगा की दो वैल्यू, या तो कह दो 2πf या तो कह दो 2π/t, तो यहाँ पे लगा दो तो 2πf बन जावे अंडर रूट mb बाय आई, तो फ्रिक्वेंसी हो गया रेडी 1/2π अंडर रूट mb बाय आई। ये तो उतना हुआ जितना दिया है, पर हम उससे जनरली एक स्टेप आगे का सोचते हैं। ओके, कुछ कुछ जगहों पे। ओके, बाकी हर जगह पे तो जितना दिया उतना भी सोचने में दम निकल जाता है, तो आगे तो कहाँ सोचेंगे। तो यहाँ पे अगर मुझे इसी फॉर्मूला से मैग्नेटिक फील्ड का कोई फॉर्मूला बनाना हो, तो आप ओमेगा स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं 4π स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू आई बाई एम इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो देखियो, ये बना आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला और ये बना आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। अब इसका करो रेसिप्रोकल तो बन जाए टाइम पीरियड का फॉर्मूला। यहाँ से एफ स्क्वायर हटाकर टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में लिख दो तो वो बन जाए दूसरा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। फिर से बता दो क्या बोला। इसका करो रेसिप्रोकल यानी 1/f दैट इज अ टाइम पीरियड, ये हो गया 2π अंडर रूट आई बाई एम बी, और यहाँ एफ स्क्वायर को हटाकर नीचे टी स्क्वायर लिख दो 4π स्क्वायर आई अपॉन एम टी स्क्वायर दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला इन द टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। सेम टू सेम कॉपी करना है। अगर इलेक्ट्रिक क्वांटिटी हो तो एफ इज इक्वल टू 1/2π अंडर रूट पी बाई आई, ऐसा कुछ आवे, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड आवे। फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहे, पर यहाँ पे जो m है, बी केयरफुल, ये m मास नहीं है। इस m का मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है।
ओके, अगर ये समझ में आवे तो आप इजीली उसको अप्लाई कर सको। ओके, वैसे ये थोड़ा सा एडिशनल पोर्शन है, पर समझाने के लिए ये अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने लिया। ओके, तो देखो टॉर्क आ जाएगा, टॉर्क का मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिस्टोरिंग टॉर्क, नेगेटिव साइन आवे, नेगेटिव साइन से टॉर्क बने, फिजिकल भी तो मोशन है इसलिए आई अल्फा, दोनों टॉर्क का करे कंपैरिजन तो मन को थोड़ा अच्छा लगे और उसके हिसाब से आपको फ्रीक्वेंसी का फार्मूला मिले। आई बात समझ में? ओके, अगर ये बात समझ में आए तो आप यहाँ पे देखो तो पता चल ले। देखो, तो ये क्वेश्चन ऐसा था जहाँ पे यहाँ पे लाइन टू लाइन मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो उसको हम अलग से बता सकते थे। बाकी जो क्वेश्चंस है वो थियोरेटिकल पॉइंट्स थे, तो वहाँ पे तो लाइन टू लाइन अगर जब तक हम नहीं देखते हैं तब तक हम आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं दे सकते हैं, ताकि वो लाइन टू लाइन जब तक नहीं पढ़ा है तब तक वो पता ही नहीं चलता है कि उसमें करना क्या है, ताकि ना तो उसमें कोई फॉर्मूला है, ना तो उसमें कोई डेरिवेशन है, ना तो उसमें कोई लॉजिक है। ओके, लॉजिक मतलब क्या? तो कि लॉजिक मतलब जो इन ए सिंपल वे मैथ्स में जो हम अप्लाई करते हैं उसको हम लॉजिक कहते हैं। ओके, कोई चीज में कुछ नयापन दिखते हैं उसको हम लॉजिक कहते हैं। देर आर सम काइंड ऑफ ए डेटा, डेटा मतलब क्या? तो कि दिया है जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं। सपोज इफ यू कंसिडर आयन अट्रैक्ट टुवर्ड्स मैग्नेट, आयन अट्रैक्ट टुवर्ड्स मैग्नेट। ओके, तो वहां पे हम ऐसा कह सकते हैं कि आयन हैव दैट काइंड ऑफ ए प्रॉपर्टी जो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। या तो ऐसा, मैग्नेट की अपनी कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जो आयन जैसे मटेरियल को अट्रैक्ट कर सकता है। उसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं तो उसमें लॉजिक नहीं मिलता है, उससे अपने को एक नॉलेज मिल सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। जैसे कि आयन है तो उसके अंदर वो करंट लूप होते हैं, उस करंट लूप की पॉसिबिलिटी है कि वो मैग्नेट बन सकता है। तो क्या वो करंट लूप इंसुलेटर के अंदर नहीं होते होंगे? तो आई डोंट थिंक सो। होते भी होंगे तो वो इफेक्ट नहीं देते हैं, वो एक डायरेक्शंस में करंट नहीं देते होंगे। एक डायरेक्शन का करंट नहीं होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं देगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं देगा तो वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा। ये जितनी सिंपल बात है ये भी उतनी ही सिंपल बात है कि जिस क्वेश्चन में जहाँ पे कोई डेरिवेशन हो, जहाँ पे कोई लॉजिक हो, या तो कोई ऐसा न्यूमेरिकल हो जहाँ पे हमें कुछ नया करना है। ओके, जहाँ पे सीधा सीधा डेटा दिया है, फॉर्मूला पता है, सीधा कोई वैल्यू नहीं डालना है, तो वहाँ पे हम कुछ अपने एफर्ट्स डाल सकते हैं। बाकी जो है वो सीधा सीधा ही है, दिखे वैसा ही है। सी दैट मैग्नेटिक डाइपोल रखा हुआ है, स्लाइटली रोटेटेड फ्रॉम द पोजीशन एंड रिलीज। जैसे उसको रिलीज करते हैं वहाँ पे एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होता है, दैट्स व्हाई देयर इज अ माइनस साइन। स्मॉलर एंगुलर साइन थीटा इक्वल टू थीटा, टॉर्क बना माइनस एम बी थीटा। वैसे मैंने वहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 कहा था, तो सी दैट, देखिए वो जो भी मैं लिखता हूँ दैट इज माई फॉर ओन सेटिस्फैक्शन, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं लिखता हूँ। यहाँ पे आपको अच्छा लगे तो आप इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ऐसा कह सकते हैं। ओके, तो इट इज नॉट लाइक द हार्ट कि यहाँ नहीं लिखा मैंने वहाँ लिखा था, इट्स ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट मेरे दिमाग में क्लैरिटी रहे कि यार ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को कंपेयर करेंगे। वैसे यहाँ पे ये लाइन बता देते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। ओके, तो वहाँ पे दोनों टॉर्क दिखते थे, जैसे यहाँ पे कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मतलब क्या आता है कि वहाँ पे फिजिकल मोशन है, इसलिए उसकी वजह से उसके ऊपर डिफ्लेक्शन जो है वो लगता है। अब डिफ्लेक्शन लगता है तो टॉर्क का फॉर्मूला है हमारे सामने, दोनों को कंपेयर किया, कंपेयर करने से ये वैल्यू को रिप्लेस कर दिया ओमेगा स्क्वायर को। अब देखो, प्लस मैं जो भी लिखता हूँ ना तो एक अलग तरीके से हम समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने ब्रैकेट बनाया था, यहाँ नहीं बनाया है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट जैसे वो लाइन में लिखता हूँ, कंपैरिजन विद द कंपेयरिंग विद द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो दिमाग में ये बात क्लियर कट ऐड हो जाए कि यार ये वैल्यू जो है वो d2y/dt² माइनस ओमेगा स्क्वायर y, तो ये सेम टू सेम निकल जाए तो इसका सीधा कंपैरिजन हो पाए। जैसे ही कंपैरिजन हो पाता है, यहाँ पे डायरेक्ट t का फॉर्मूला लिखा है, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, वो भी सही है।
मैंने क्या किया तो कि भाई इससे एक स्टेप आगे लिखा, क्या लिखा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम बी बाई आई, ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट किया, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, और यहाँ पे टी निकालने के बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड के भी फॉर्मूला बताया। तो आपके पास भी नोट्स हो तो आप वहाँ से भी, मतलब आपके पास फिजिकल कॉपी हो तो आप उसमें नोट डाउन कर सकते हो, और फिजिकल कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ऐसा हमने आपसे कहा था। ठीक है, चलो। देर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि चैप्टर 6 ऑनवर्ड्स जो है, आई थिंक मैं आपको नोट्स जो है वो क्लास से अवेलेबल करवा दूंगा, बट दैट इज एक छोटा सा शायद ऐसा पॉसिबिलिटी रहेगा कि वो नोट्स जो मैं दिन आपको कहूँ या तो जो भी टाइम कहूँ उसी टाइम पे आकर आपको क्लास से कलेक्ट करना रहेगा, ताकि मैं रोज तो क्लास नहीं जाता हूँ। ओके, बट मैं ऐसा प्लान करता हूँ कि एटलीस्ट अब आपको नोट्स जो है, फिजिकल कॉपीज जो है वो आपको मिल जाए। पर देयर इज ऑल्सो स्मॉल प्रॉब्लम, ताकि मैं सिर्फ सैटेलाइट ब्रांच पे जाता हूँ, धरणीधर तो जाता नहीं हूँ, तो उसका भी कोई मिडल वे में फाइंड कर लेता हूँ, उसके बाद ही मैं आपको वो बता दूंगा। वैसे ये चैप्टर खत्म हो चुका है, तो चैप्टर 6 हम स्टार्ट करें उससे पहले आपको नोट्स मैं अवेलेबल करवा दूँ, दैट्स बेटर। चलो, यहाँ पे हमारे कुछ इलास्ट्रेशंस हुए थे। फर्स्ट हमारा हो चुका था, सेकंड भी हो चुका था, थर्ड आई थिंक मैंने आपको दिया था काम के लिए, आई थिंक आपने सॉल्व भी किया होगा। ओके, अगर मेरी कुछ गलती हो तो बताइएगा कि नहीं यार ये नहीं हुआ है, आप ऐसे ही बोले जा रहे हो तो भी बताइएगा। बट जहाँ तक मुझे याद है ये फोर्थ तक हमने किया था, आई थिंक फिफ्थ का मुझे आइडिया नहीं है। ओके, कोई बताएगा फिफ्थ हुआ था कि नहीं हुआ था? ओके, यहाँ पे लिख कर बताइएगा भाई हुआ कि नहीं हुआ। फिफ्थ और ओके वेट, फिफ्थ ओके, फोर्थ से बाकी है, फिफ्थ लेफ्ट। ओके, फोर्थ से बाकी है, ठीक है ठीक है। चलो यहाँ पे कितने हैं? देखो, सबसे पहले आपके पास फिजिकल कॉपी है ना, तो एक काम करिएगा, जो जो क्वेश्चन मैं बताता जाऊँ वहाँ पे आप सीधा सीधा बता सकते हैं। जो देखो, अभी ये 19 नंबर का क्वेश्चन अभी ऑन द स्पॉट हम कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि अभी जस्ट तरोताज़ा ही हमने वो टॉपिक पढ़ा। In a figure, magnetic needle is free to oscillate in a uniform magnetic field. अभी जो थियोरी फिगर मैंने ड्रॉ किया था, परफेक्ट वैसे का वैसा बना। यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हो, इधर होगा नॉर्थ पोल, इधर होगा साउथ पोल, तो साउथ पोल की और नॉर्थ पोल मतलब इसका एन जो है वो अट्रैक्ट होगा। मैग्नेटिक नीडल हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट, सी गिवन डेटा, उसके ऊपर फोकस करना है। मैग्नेटिक मोमेंट, इट्स अ मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज अ स्मॉल m, moment of inertia, that is I, performs 10 complete oscillations time period, and that is a 6.70 second. तो 10 oscillations के लिए 6.70 second, तो 1 oscillations that is called as a time period. Okay, so time required to complete one oscillation, तो 6.70 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 0.67 सेकेंड मिलेगा एक ऑसिलेशन के लिए। उसका रेसिप्रोकल कर दो तो सीधा फ्रीक्वेंसी भी आपको मिल जाएगा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड फील्ड, या तो व्हाट इज सॉरी आई थिंक मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड फील्ड ऐसा नहीं होना चाहिए, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होना चाहिए। तो प्लीज यू मेक दैट करेक्शन। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ही वो पूछ रहा है। तो देखो, थ्योरी में टी को से 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी हमने बनाया, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड आपको सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाना है। तो क्या करना चाहिए? तो अभी मैंने जस्ट तरोताज़ा वहाँ पे फॉर्मूला ये रहा। ओके, तो देखो थोड़ा वहाँ से दिमाग लगाओ तो ज़्यादा मज़ेदार रहेगा। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर आई बाई एम इज इक्वल्स टू डी है, तो इसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर। खत्म हो गया क्वेश्चन। ओके, यही फॉर्मूला 4 पाई स्क्वायर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, एम मैग्नेटिक मोमेंट दिया है, टी टाइम पीरियड दिया है। पर उसमें छोटा सा पॉइंट आपको ये सोचना है कि 10 ऑसिलेशंस के लिए 6.70 दिया था, तो टाइम पीरियड यहाँ पे आपको 0.67 सेकंड लेना है।
टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आई बाय एम बी, मैंने बी का डायरेक्ट फॉर्मूला बताया, ये देख लीजिए 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन एम टी स्क्वायर। अब इसमें मैं यहाँ पे ये सभी वैल्यूज लिखूँ, आप मल्टीप्लिकेशन करो, हम आंसर कंफर्म करें, ऐसा पढ़ने का यहाँ पे कोई मतलब जो है वो नहीं बनता है। द रीजन इज वेरी वेरी क्लियर कि आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशंस करो या यहाँ बैठे मैं कैलकुलेशंस करूँ, वन इन द सेम थिंग। दूसरी बात ये है कि काफ़ी सारे, अभी मैं फ्री बैठता हूँ तो काफ़ी सारे वीडियो में भी देखता रहता हूँ कि अलग अलग टीचर्स जो भी है फील्ड में, तो जनरली आई हैव सीन दैट कि सो मेनी टीचर्स आर जस्ट डूइंग, खत्म करो फटाफट, खत्म करो, ये खुद करो, ये खुद करो, ये खुद करो। ओके, कोई भी चैप्टर हो 5 या 6 लेक्चर तो बस ओके फटाफट खत्म ही हो जाता है। क्वेश्चन 21 नहीं है, ओके आई विल चेक दैट। क्वेश्चन 21 ना हो तो आप इसका 21 नहीं है मतलब वो वाला थ्योरी वाला 20 है। ओके कोई बात नहीं, थ्योरी वाला क्वेश्चन ऐसा हो, वैसे वो एक्स्ट्रा है तो आपके नोट्स में नहीं हो तो शायद वो मैंने निकाल दिया होगा। 21 नहीं है तो 21 तो कहीं पे मैंने लिखा ही नहीं दोस्त। सर पार्ट 2 में क्वेश्चन 21 तुम्हारी नोट्स में अच्छा, नहीं। नोट्स में 21 क्वेश्चन, हाँ वो मैं कर दूंगा, इट्स ओके इट्स ओके। इन शॉर्ट आपको लास्ट में ये क्वेश्चन तो होगा ना आपकी बुक में, मतलब नोट्स में, ओके ये 19 या जो भी नंबर हो ये क्वेश्चन तो है ना उसके अंदर, बस ऐसा समझिए कि ये क्वेश्चन आपका हो गया। ओके, उसके बाद अभी वो जो भी क्वेश्चन है वो मैं करवा दूंगा, सो रिलैक्स, डोंट वरी। इसके बाद अब हमारा जो 4th नंबर का या तो 5th नंबर का है, उससे पहले बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, उसको ध्यान से सुनते जाइएगा। ऑलवेज आई प्रेफर कि गिवन डेटा क्या है, ओके जितना आप गिवन डेटा पे फोकस करते हो उतना आपका काम आसान हो सकता है। यस चलो, 4th क्वेश्चन जो था ओके उसको फिर से मैं हल्का सा रिवाइज करवा दूं, क्या करना क्या था। दो मैग्नेट थे placed one over another with their magnetic axis mutually perpendicular to each other। यानी यहाँ पे सिंपल सा फिगर दिया है, एक मैग्नेट ऐसा है, एक मैग्नेट ऐसा है। ध्यान से देखिएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन होता है साउथ टू नॉर्थ, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन आप कहते थे नेगेटिव टू पॉजिटिव, सेम वे यहाँ पे ये बन जाता है साउथ टू नॉर्थ, यानी m1 ऐसे लिखा है, साउथ टू नॉर्थ ऐसे, यानी वो इसे। अब उसी सेम तरीके से आप ऐसा यहाँ पे कह सकते हो, अगर इस मैग्नेट को मैंने उल्टा लिया तो मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट फर्स्ट मैग्नेट दैट गिव्स अ B1 इन दिस डायरेक्शन, B2 इन अपवर्ड डायरेक्शन, और यहाँ पे उसने 30 डिग्री दिया था। आई होप इट्स क्लियर। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर उसके बीच का एंगल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, अगर वो ज़रूरत हो तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। tan 30 यानी ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी एंगल का भी आपका काम हो सकता है। तो कौन कौन सी चीज़ें आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर तो वैसे यही रिक्वायरमेंट है। It is found that the resultant field at a point on the prolongation of the magnetic axis of P is inclined at the 30 degree with the axis. Compare the magnetic moment. यहाँ पे आपको सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट को कंपेयर करना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड नहीं फाइंड करना है। ओके, तो मैग्नेटिक मोमेंट देखो तो इसके केस में ये बन जाता है सेम एक्सिस। If I'm looking for the same axis formula क्या होता है, like 2kp by r cube, इक्वेटोरियल लाइन का फॉर्मूला होता है kp by r cube, यानी आपके दिमाग में k यानी इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में आना चाहिए μ0/4 पाई, p यानी इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए m, तो बस दोनों का रेशियो लो, काम खत्म हो गया। ओके, और ये आई थिंक हमने लास्ट टाइम किया भी था। यू कैन सी दैट सेम एक्सिस इक्वेटोरियल लाइन, दोनों का रेशियो m to m1 का रिलेशन। देन आफ्टर यू हैव a tan 30 अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अगेन b to b1 का रिलेशन, और वहां से m1 m2 का रिलेशन हो गया। सेम टू सेम फंडा वी कैन अप्लाई इन द 5th क्वेश्चन। देखो, वैसे इस क्वेश्चन के अंदर ऑलवेज जब भी कोई न्यूमेरिकल देखते हो आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना होता है गिवन डेटा और फाइंड क्या करना है, न्यूमेरिकल्स हो तो। दूसरी एक दो चीज थोड़ी ध्यान में आती है कि अगर आप
कोई थ्योरी थोड़ी अलग तरीके से लिखते हो, अलग तरीके से मतलब क्या, तो क्या आपने कहीं पे पढ़ा और आपको ऐसा लगा कि यार ये थियोरी मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, शॉर्ट में है ऐसा लगा। बट जनरली आई प्रेफर कि जब भी आप एग्ज़ाम में लिखते हो तो वो अलग अलग तरीके थ्योरी में मत अप्लाई करो, बिकॉज थ्योरी जो है वहाँ पे ऐसा समझा जाता है कि वो एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। कोई थ्योरी आपको एकदम शॉर्ट में पता चल गया तो उसको सिर्फ पता चल गया है वहीं तक रखो। एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ ऐसा है कि वहाँ पे वो आपसे पूछना चाहते हैं कि ये कैसे डिराइव होता है, या तो कैसे लिखा जा सकता है, या तो उसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, वो क्वेश्चन की डिमांड है। तो उसको आप थोड़ा प्रॉपरली सही तरीके से लिखा करो। अभी भी काफ़ी लोग जो है वो ग्राफ वाले क्वेश्चंस है वहाँ पे फोकस नहीं करते हैं, फिगर वाले क्वेश्चंस है वहाँ पे फोकस कम करते हैं। फिगर ड्रॉ करने की बजाय या तो फिगर ड्रॉ ही नहीं करते या तो सीधा पेन से ड्रॉ करते हैं, तो ऐसा मत करिए। जो भी पढ़ते हो वो जितना इम्पोर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप पेपर में कैसे लिखते हो। ताकि पूरा साल कैसे पढ़ा वो कोई नहीं देखता है, लास्ट के 3 घंटे में पेपर आपने कैसे लिखा वही हर कोई देखता है। तो पेपर जो है वो सही तरीके से होना चाहिए, जितना पेपर सही तरीके से लिखोगे उतने मार्क्स ज़्यादा आ सकते हैं। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा वो होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत बेसिक से है, सीधा फॉर्मूला, सीधी बात आगे बढ़ते जाओ। डायरेक्ट फॉर्मूला है, जैसे कि टू आइडेंटिकल मैग्नेटिक डायपोल्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स each are placed separation of 2 मीटर with their axis perpendicular to each other। क्वेश्चन की सिचुएशंस को फॉलो करते जाना है। What is the resultant magnetic field at a point midway between the dipoles? दोनों का m यानी m1 और m2 सेम हो गए, दोनों की एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर होनी है, तो इसके लिए ये बन जाता है पॉइंट सेम एक्सिस वाला, इसके लिए ये पॉइंट बन जाता है इक्वेटोरियल लाइन वाला। तो B2 बना इक्वेटोरियल लाइन से, B1 बना सेम एक्सिस से। तो देखो सेम टू सेम ऊपर जो फंडा यूज किया वही का वही यूज कर सकते हैं। पर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ऐसा थी, व्हाट इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो यहाँ पे B1 का एक वैल्यू निकाला, यहाँ पे B2 का एक वैल्यू निकाला, उसके बाद B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर किया और √5 × 10⁻⁷ कर दिया। सो सिंपल इज दैट। ओके, बहुत ही सिंपल सा फंडा होता है। यहाँ पे मुझे कभी कभार ऐसा लगता है, ओके सी माई अप्रोच इज लाइक दिस, B1 इज इक्वल्स टू 2μ0/4πm/r³ है, ये निकाल दो। तो क्या मैं B2 इज इक्वल्स टू ऐसा कह सकता हूँ B1/2, कह सकते हैं ऐसा, ताकि B2 जो है ना, देखो वहाँ पे 2 नहीं है यानी ये 2 निकाल दिया। अब मैं रिजल्टेंट B निकालूं तो √B1² प्लस B2 स्क्वायर ऐसा मैं कह सकता हूँ, हाँ कह सकते हैं। तो B1² प्लस B2 स्क्वायर, तो इफ आई कंसीडर B1² प्लस B2 स्क्वायर यानी B1²/4, ऐसा कुछ बनेगा। 4 + 1 5/4, तो यहाँ पे √5 B1/2 ऐसा कुछ बनेगा, यानी B1/2 यानी B2, और B2 यानी क्या था, तो कि μ0.4πm/r³ है 10⁻⁷। तो इसका वैल्यू है 10⁻⁷, तो √5 × 10⁻⁷, दैट इज द आंसर। एक ही चीज को दो अलग तरीके से लिखने का तरीका मैंने बताया। इफ यू फील दैट कि ना यार ये तरीका अपने को नहीं सेट हो रहा है, अपने को तो जैसा दिया है वैसा ही लर्न करने में मजा आता है, तो उसमें भी कुछ गलत नहीं है। काफी लोगों को जो दिया है उसको लर्न करने में प्रॉब्लम होती है कि ना जैसा दिया है वैसा नहीं लर्न करना है, उसको ये कहते हैं, उसको वो कहते हैं, इसको याद रख ले ऐसा कहते हैं। तो ये सभी बातें जो है वो दिमाग से निकाल दीजिए। एग्जाम है, मार्क्स लाने हैं, जो दिया है वही लिखना है, वैसा ही आंसर आना चाहिए। ओके, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन चलता है, पर आंसर सही होंगे तो ही तो मार्क्स मिलेंगे। ओके, अंडरस्टैंडिंग इज फर्स्ट रिक्वायरमेंट, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज दैट कि एग्जाम में आप सही चीजें लिख पाओ।
तो ऐसा कभी अपोज नहीं करना चाहिए आप लोगों को कि इसमें ऐसा था या वैसा था, ये नहीं लर्न करना है। वैसे कोई भी चीज़ आप 2-3 बार लिखते हो तो वो थोड़ा बहुत लर्न हो जाता है और वही हमारा पर्पस होता है। सी दैट एंगल निकालना था, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट कर दिया, थीटा मिल गया। एंड आई थिंक आप सब लोगों को आता होगा tan थीटा 0.5 हो तो थीटा 26.57 डिग्री कैसे आ सकता है। आई इंसिस्ट कि हम एग्जैक्टली ऐसा आंसर ना मतलब ना लेकर आए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको यहाँ पे 26.5 डिग्री भी मिलता है, इट इज मोर देन इनफ, 57 की जरूरत नहीं है। 5 डिग्री की जगह पे आप चाहो तो 26 डिग्री एंड 30 मिनट्स ऐसा भी आप कह सकते हो, देन दैट इज आल्सो परफेक्टली फाइन। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हो और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.5 भी लिखते हो तो 90% केस में तो आपको फुल मार्क्स मिल ही जाएंगे। बट देयर इज अ 10% पॉसिबिलिटी कि कोई ऐसा चाहता है कि नहीं आपको नेचुरल टेंजेंट देखना आता है तो आपको फाइंड करना ही चाहिए एंगल। ओके, अगेन यहाँ पे सीधा क्वेश्चन, गिवन डेटा है, सीधा फॉर्मूला है, ध्यान से देखेंगे पता चलेगा। In an iron bar 511 the magnetic moment of an atom is this, यानी ये हो गया क्या, एम्पियर मीटर स्क्वायर, यानी मैग्नेटिक मोमेंट, यानी स्मॉल m का वैल्यू। 5 इंटू 1 बार मैग्नेट को इमेजिन करना है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो 5 सेंटीमीटर यानी वो लंबा है। ओके, अब इसके जैसा समझिए, 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर, ऐसा इमेजिन कर सकते हो। तो what will be the magnetic moment of the bar magnet, magnet of the bar in the state of magnetic saturation? What torque, वैसे saturation वाला किस्सा याद करिए, कैपिटल M, magnetization, total magnetic moment per unit volume. Okay, what torque will have to be applied to keep the bar perpendicular to an external magnetic field of 15,000 Gauss? डेंसिटी ऑफ आयन एंड एटॉमिक मास इज 56। अब ये जो डेटा दिया है उसका डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो यूज करना ही करना है। 50,000 गॉस दिया है यानी CGS, 7.8 ग्राम दिया है CGS, सेंटीमीटर 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 CGS, तो ये सभी डेटा है वो CGS में है। सबसे पहला पॉइंट कि मास ऑफ आयन बार, तो सिंपल सा मास का आइडिया कैसे मिलेगा, टोटल मास, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी है, वॉल्यूम मिल सकता है 5 इंटू 1 सो दैट इज 5 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, जस्ट अ मोमेंट, हाँ सॉरी। तो मैं ऐसा कह रहा था कि मास निकालना है तो मास का मतलब हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, 5 इंटू 1 दैट इज 5 सेंटीमीटर क्यूब। मास भी दिया हुआ है, डेंसिटी भी है, सॉरी मास फाइंड करना है, डेंसिटी है, वॉल्यूम है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आपको उसका मास मिल गया 39 ग्राम। एटॉमिक मास की बात करें तो एटॉमिक मास यानी नंबर ऑफ एटम्स, एवोगैड्रो नंबर, तो देखो 56 ग्राम हो, ऑफ कोर्स यहाँ पे 56 ग्राम हो तो एवोगैड्रो नंबर, तो 39 ग्राम हो तो कितने नंबर ऑफ एटम्स जो है वो हो सकते हैं, ताकि सैचुरेशन जो हमें फाइंड करना है टोटल नंबर। तो यहाँ पे आइडिया आ जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच, यहाँ पे लिखा है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम इज दिस। तो एक का इतना है, नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे 4.19 10⁻23 है। तो उसके हिसाब से आपको चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ आयन बार इन द स्टेट ऑफ मैग्नेटिक सैचुरेशन, यानी सिंपल सी बात, एक का मैग्नेटिक मोमेंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स कैसे मिले, तो क्या मास से मिले, मास कैसे मिला, तो क्या डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से मिला। डेंसिटी गिवन था, वॉल्यूम हमने सोच लिया और एवोगैड्रो नंबर से हमने एटम्स निकाले, उसको हमने ईच एटम की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको सैचुरेशन मिल चुका है। सैचुरेशन मिलने के बाद यहाँ पे उसने बताया है टॉर्क, टॉर्क इक्वल्स टू mb, परपेंडिकुलर बोला है sin 90, sin 90 दैट इज अ 1। ओके, सो b यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, इट्स क्लियर, थीटा 90, b 15,000 गॉस,
10 raised to minus 4 Tesla. I hope you remember this. Gauss and the relation of torque. Gauss and Tesla. Slip of tongue. MB sin theta sin 90, that's 1. M ready, total. Magnetic field ready, sin 91. आंसर आ गया, खत्म। तो यही है इस चैप्टर की सबसे ज्यादा अच्छी बात कि यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। पर ये क्वेश्चन आपने देखा, एक बार समझा, मैंने यहाँ से आपको रूबरू करवा दिया कि यार देखो इसमें ऐसा 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 करते जाना है। अब मैं अपने हिसाब से वो फॉर्मूला लिखूं और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आपके फॉर्मूला लिखने से ही हमें समझ में आता है, तो आपको ऐसा लग रहा है, ताकि इसमें कोई लॉजिक नहीं देना है मुझे। इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन। वैसे कुछ किस्सों में तो ये होमवर्क में भी आप देखो ना, एक बार देखो ना खुद भी, तो भी पता चल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को अब मैं यहाँ से आपको होमवर्क में दे रहा हूँ जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला है, जिसमें कोई एफर्ट मेरे ऑन से मुझे नहीं देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ये जो है 6 तक आप देख लीजिए, उसके बाद ये 7th जो है वो होमवर्क में मैं दे रहा हूँ, ओके। तो 7th 8th भी आप देखोगे, बहुत क्वेश्चन बड़ा है, एनसीईआरटी का ये है, इलास्ट्रेशन ही है, पर यहाँ पे 2 फॉर्मूला, कौन कौन सा, तो क्या टॉर्क इक्वल्स टू mb sin थीटा, पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स टू mb cos थीटा माइनस cos थीटा 2, ये तो माइनस mb cos थीटा, बस क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाता है। तो यहाँ से वो सभी के सभी क्वेश्चंस आप कर सकते हो, और ये तो ऐसा है कि जिसमें मुझे बोलना भी नहीं है। आप 2 बार ये करोगे, एक बार क्वेश्चन पढ़ा आपने लिखा, दूसरी बार रिपीटेशन में लिखा, तो आपको 110% पता चल जाएगा। प्रॉब्लम वहां होता है जिस दिन स्टूडेंट उसको लिखते नहीं है, नहीं लिखा तो भूल जाने का, ताकि वो नहीं याद आएगा, ओके। सो बेस्ट पार्ट इज दैट यहाँ पे आप जितना भी एफर्ट डालेंगे वो पता चलेगा। यहाँ पे ms इज इक्वल्स टू आईना हम कहते हैं, यानी मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सोलेनॉइड, ओके। NIAB कह सकते हैं, INAB कह सकते हैं, याद होगा ऐसा कुछ कुछ, तो वही डेटा यहाँ पे यूज करना है। ये जो भी क्वेश्चंस होमवर्क में देता हूँ, अगर उसमें भी कोई डाउट आता है कि नहीं यार ये नहीं समझ में, बहुत डिफिकल्ट था, तो आप बताइएगा। कोई जगह पे कोई प्रिंटिंग एरर हो तो मुझे ध्यान में नहीं आया हो, और हो गया हो तो बात अलग है, ओके। बाकी बहुत सीधे, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस है। देखो अब ये, तो अब आपको मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, डीप एंगल, तो उसका नॉर्थ साउथ से पास होता हो ज्योग्राफिक एक्सिस, मैग्नेट के नॉर्थ साउथ से पास होता हो मैग्नेटिक एक्सिस, ज्योग्राफिक एक्सिस से पास होने वाला प्लेन ज्योग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक एक्सिस से पास होने वाला प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन, 2 मेरिडियन के बीच का एंगल डिक्लाइनेशन, ओके। और मैग्नेटिक फील्ड ने हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनाया एंगल, दैट इज अ डीप एंगल। तो मैंने कहा था डीप एंगल की वो जो बुक खुल रहा है ना, ऐसी जो फिगर है वही काम की है, उतना ही याद रखो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसने बनाया थीटा वो बनाता है कॉस थीटा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाता है बी कॉस थीटा, ओके। कॉस डेल्टा कह लो। अब वो तो डिपेंड करता है, एक को अल्फा कहा, एक को थीटा कहा, कोई कहेगा नहीं मैं इसको थीटा और फाई कहूंगा, इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 एंगल बन रहा है ना, तो 2 प्लेन के बीच का एंगल डिक्लाइनेशन, डेक्लिनेशन, डीप एंगल डेल्टा, दैट्स आल्सो कॉल्ड एज इंक्लाइनेशन, ओके। जो मन में आए वो आप सिंबल वहां पे, मतलब कुछ भी नहीं, पर जो दिया है उसी में से आप थोड़ा बहुत सोच कर रख सकते हो। सी दैट। नंबर 9, ओके, ध्यान से देखिएगा, सीधा सीधा सिंपल सा क्वेश्चन। इन द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ ए सर्टेन प्लेस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, यानी मैग्नेटिक फील्ड बना VH, डीप एंगल बना 60 डिग्री, यानी एंगल दे दिया। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ इन दैट लोकेशन, तो अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे दिया, BH इज इक्वल्स टू B cos डेल्टा, BH गिवन, डेल्टा गिवन, तो अब चाहिए क्या, B तो चाहिए, लो हो गई बात खत्म। BH is equals to B cos delta, so you can see that, कितना सीधा कितना सिंपल सवाल, B equal to BH by cos delta, है कुछ करने जैसा पॉइंट,
बट दैट नीडेड योर प्रैक्टिस। तो जो लोग प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे उसके लिए तो फिजिक्स में 1+1 क्यों 1 होता है वो भी नहीं पता चलेगा। फिजिक्स में बनेगा 1+1 1 बनेगा, पर उसके लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उसके लिए एक लॉजिक चाहिए। और हर जगह पे 1+1 1 नहीं होता है, वो जब आएगा तब आएगा, क्योंकि वो एक अलग चीज़ है। पर फिजिक्स ऐसा है जहाँ पे आपको आपके थोड़े से एफर्ट डालने पड़ते हैं। अगर नहीं डाले और बाद में आप एक्सपेक्ट करो कि मुझे मार्क्स आए, तो वो नहीं आएंगे। ताकि फिजिक्स बच्चों का खेल नहीं है, और आप माशाल्लाह काफ़ी टीनेज से भी बड़े हो चुके हो। ओके, मतलब आप भी काफ़ी जवान ही हो, तो आप बच्चे तो रहे नहीं हो, तो ये इसलिए तो आप ये खेलते नहीं हो, आप भी काफ़ी बड़े हो चुके हो। तो उसको सिंसियर तरीके से इसकी जो पैटर्न है उसको पकड़ के चलिएगा, काम आसान है। 10th क्वेश्चन बहुत मज़ेदार, बहुत इंटरेस्टिंग। उसके अंदर उसकी लैंग्वेज को पकड़ना, वही उसका ट्रिक है। कौन कहाँ कैसे जाता है, ये क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही मजेदार टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा। द डिक्लाइनेशन एट अ प्लेस इज 15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। काफी लोग तो ये जो वेस्ट ऑफ नॉर्थ लिखा है ना उसी में गड़बड़ कर देते हैं कि ये वेस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या करना है। सबसे पहले तो आपके दिमाग में जो बेसिक सी क्लैरिटी होनी चाहिए वो ये NEWS। आई थिंक मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था NEWS यानी नॉर्थ ऊपर, तो क्या सच में ऊपर नहीं है? दैट्स इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, इट्स इन अ 3D। तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये जो भी क्वेश्चंस है वो बोट या तो स्टीमर को लेकर होंगे, या तो आप सी एरिया में है उस सिचुएशंस को लेकर होंगे, तो यहाँ पे उसको समझने का ट्राई करना है। ओके, प्लस यहाँ पे हमारे दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि ये नॉर्थ है वो जोग्राफिकल नॉर्थ, और ये जोग्राफिकल साउथ है। और जहाँ पे जोग्राफिकल नॉर्थ है वहाँ पे मैग्नेटिक साउथ, और यहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ है। ओके, सिंबल आप अपने हिसाब से बना सकते हो, GON GOS जोग्राफिक नॉर्थ जोग्राफिक साउथ, मैग्नेटिक एक्स मैग्नेटिक नॉर्थ ऐसा भी लिखो। पर इतनी क्लैरिटी है कि जहाँ पे अर्थ का नॉर्थ पोल है वहाँ पे, जहाँ पे अर्थ का नॉर्थ पोल है वहाँ पे अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल है। अगर वो दिमाग में क्लियर है तो काम आपका आसान है। 15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ का वेस्ट, नॉर्थ से वेस्ट की डायरेक्शन में 15 डिग्री इंक्लाइंड है। In which direction should a ship be steered so that it reaches a place due east? मतलब उसको जाना ईस्ट की डायरेक्शन में है। ओके, ड्यू ईस्ट, ईस्ट की डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे ये जो फिगर समझाया हुआ है उस फिगर को देखिएगा, बहुत ही मजेदार और बहुत ही काम का है। तो सबसे पहले तो जो नहीं समझ में आता है वो वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो देखिएगा फिगर आराम से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा समझिएगा। GN जोग्राफिकल नॉर्थ जोग्राफिकल साउथ, पहला पॉइंट क्लियर। ओके, अब यहाँ पे लिखा है मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ, ऐसा नहीं लिखा है। ओके, क्या वो समझाना चाहते हैं उसको आप समझिएगा। ओके, जोग्राफिकल नॉर्थ जोग्राफिकल साउथ, पर हमारे पास जो कंपास है, ओके, मैग्नेटिक निडल है। कभी आपने नोटिस किया हो तो मैग्नेटिक निडल जब हम लेते हैं तो हम उसमें नॉर्थ डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। आई रिपीट, मैग्नेटिक निडल वो हमें ऑलवेज नॉर्थ पोल दिखाता है। तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल और जोग्राफिकल नॉर्थ पोल सेम डायरेक्शन में चलते हैं, हाँ या ना? ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल में जोग्राफिकल नॉर्थ में क्यों अट्रैक्ट हो रहा था? ताकि वहां पे
मैग्नेट का, जियो मैग्नेट का साउथ पोल है। तो यहाँ पे जो लिखा है ना, वो तो हम दिखा ही नहीं सकते, ताकि वो तो दिखता ही नहीं है। हमारे हाथ में क्या है, तो क्या हमारे हाथ में कंपास है, मैग्नेटिक नीडल है। ओके, जियो मैग्नेट तो अपने को पता ही नहीं है ना भाई। तो यहाँ पे जो नॉर्थ और साउथ लिखा है, इट इज अबाउट मैग्नेटिक नीडल। रिपीट, ये जो दिखा रहा है ना, वो मैग्नेटिक नीडल दिखा रहा है। तो वो तो जहाँ पे ज्योग्राफिकल नॉर्थ है वही दिखाएगा ना, कि भाई मैग्नेट का नीडल ऐसे दिखा रहा है। तो नीडल भले ऐसे दिखा रहा है, पर बोट को हमें ऐसे घुमाना है कि वो कहाँ जाए, ईस्ट की डायरेक्शन में जाए। कभी अगर आप सी एरिया में घूमने गए हो, कभी बोट वगैरह में काफी लोग बैठे ही होंगे, तो नोटिस किया हो तो आप सी शोर से थोड़े दूर निकल जाते हो ना, आपको नहीं पता होता है कि आप कहाँ पे हो। बोट वाला है, बस उसको पता हो, वो हमारे लिए काफी है। अगर उसको भी ना पता हो ना कि जाना किधर है, तो घूमते रहते हैं। तो वहां पे कंपास जो है वही सही जगह अपने को दिखाता है। तो ये समझने वाले पॉइंट्स थे। बाकी करना तो बहुत ही आसान है, देखिएगा ध्यान से, सिंपल सी बात। भाई 15 डिग्री इधर गया तो क्या, हाँ किधर जाना है, तो क्या ईस्ट में जाना है। 15 डिग्री ये यहाँ पे कितना होता है, तो क्या 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इतना होता है, ये टोटल 15 डिग्री है, तो 19 + 50 कितना होता है, 105। लो, क्वेश्चन हो गया खत्म। किधर है वो, तो कि भाई वो इधर है, उसको ईस्ट में जाना है। तो नॉर्थ से ईस्ट 90 डिग्री बनाता है, वो 15 डिग्री और ज़्यादा आ चुका है, तो भाई 105 डिग्री घुमा दे तो ईस्ट में चला जाएगा। है सिंपल। एक और क्वेश्चन करते हैं, तो शायद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। शीप इज to reach a place 10 degrees south of south of west. मजेदार। NEWS। ओके, एक सेकंड। हाँ भाई, यस। तो माय क्वेश्चन इज दैट कि सबसे पहले आप इसको समझिए, शीप इज टू रीच द प्लेस 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। शीप इज टू रीच 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। तो वेस्ट से साउथ की डायरेक्शन में इधर पहुंचना है उसको 10 डिग्री। In which direction should it be steered if the declination at the place 18 degree west of north, north से 18 डिग्री इधर पहुंचना है। तो क्या सोचना हुआ पता है, सोचना ये हुआ कि ये एंगल कितना होगा। क्या करना चाहिए, तो कि भाई ये 90 डिग्री था, 19 में से 18 गया, 90 - 18 कितना बचा, 72 बना। उसमें इतना ऐड हो गया, तो 70 में 10 ऐड कर दो, तो वो हो गया 82 डिग्री। खत्म हो गई बात। देख लीजिए यहाँ पे आ गया 82। 18 डिग्री इधर जाना था, 10 डिग्री इधर पहुंचना था, टोटल 90 था, उसमें से 18 चला गया, 10 ऐड कर दिया, खत्म हो गया क्वेश्चन। ओके, तो ऐसे आप उसको समझ सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था, वैसे आप में से काफ़ी सारे मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं, इसलिए ऐसा मैं नहीं करूँगा। अदरवाइज ये भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, चलो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, आपको होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। ये छोड़ देते हैं। 13th जो है वो आप करेंगे, 14th आप करेंगे, 15th बड़ा है तो मैं करवाऊंगा, 16th इज द न्यू कॉन्सेप्ट, 16, 17, 18। चलो 17, 18, ओके 14, 13,
यस, आप ये कर सकते हैं 12। तो 14 तक के क्वेश्चंस। तो पार्ट 2 से आपका जो होमवर्क है उसमें पार्ट 2 होमवर्क क्वेश्चन नंबर 5 to 14 2 बार लिखेंगे तो परफेक्ट पता चल जाएगा। उसके बाद पार्ट 4 से मैं ले लेता हूँ कुछ क्वेश्चंस, आप कर सकते हो ऐसा है या नहीं है। और पार्ट 4 से ये तो आगे के थियोरेटिकल क्वेश्चंस है, दैट्स ओके। ये हो सकता है 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 7th। 3 to 8। 3 to 8 पार्ट 4 क्वेश्चन 3 to 8 1 टाइम। ओके, तो आज लेक्चर है, कल भी लेक्चर होगा हमारा। तो ये जो है क्वेश्चंस एक बार क्विकली देख लीजिएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, ये कर लीजिएगा तो आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। क्लियर?